हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। लगातार 3 टर्म तक सरकार चलाने के बाद 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश देते हुए उसे 14 सीटों पर समेट कर रख दिया। इसके बाद से लगातार भाजपा की प्रदेश इकाई पर निष्क्रिय होने का आरोप भी लगता रहा, लेकिन प्रदेश प्रभारी के तौर पर डी पुरंदेश्वरी समेत केंद्रीय संगठन के नेताओं के सतत दौरे, बैठकों और समीक्षा के चलते अब पार्टी के नेता एक्टिव दिख रहे हैं। अब भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि आने वाले वक्त में प्रदेश में सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन चलाए जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। इस पर सत्ता पक्ष ने तंज कसते हुए विपक्ष को सकारात्मक मुद्दे उठाने की नसीहत दी है। सवाल यह है कि विपक्ष की ये तैयारी अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए है या फिर सरकार को वाकई मुश्किल में डाल सकती है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लंबे समय तक खामोश रहा विपक्षी दल भाजपा अब हर स्तर पर सक्रिय रहना और दिखना चाहता है। शुक्रवार को दिवाली मिलन कार्यक्रम करने के बाद शनिवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों, वैक्सीन की व्यवस्था, गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण, साथ ही मोदी सरकार की अब तक की ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया गया। पार्टी नेताओं ने तय किया कि इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक, हर बूथ तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर हमारे नेता लोग सभी अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाए हैं। सो इन द फ्यूचर ऑल्सो हम ऐसे पार्टी है जो लोगों के साथ खड़ा होने वाली पार्टी है और जरूर यहाँ के लोगों के लिए हम जरूर लड़ेंगे। ये सरकार में जो एक प्रकार के आतंक जो चल रही है, इससे जनता छटपटा रही है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का आह्वान किए हैं कि आने वाले समय में इनको गद्दी छोड़ना पड़े, ऐसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सड़क पे जाने की आवश्यकता है। इधर भाजपा कार्यकारिणी बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा को जनता ने 14 सीटें देकर विधानसभा के एक कोने में बैठाया। भाजपा की ड्यूटी है कि कुछ मुद्दे उठाए। विपक्ष से उम्मीद है कि वो रचनात्मक मुद्दे उठाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और सांप्रदायिकता जैसा कोई मुद्दा नहीं। ये विशुद्ध तौर पर भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सामने उनको आना चाहिए। अब ऐसे मुद्दे जो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, धर्मांतरण और सांप्रदायिक जैसा मुद्दा, वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा है और उसको लोग राजनीतिक मुद्दा बना करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा विधानसभा को राजनीतिक मंच ना बनाए। कार्य समिति के घर आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर के साथ प्रदर्शन की तैयारी का दावा है। यानी पार्टी ने अभी से मिशन 2023 के लिए कमर कस दी है। सवाल ये, विपक्ष के ये तेवर और आंदोलन सत्ता पक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो 2023 की तैयारी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव का जो मोड है उसमें आ गई है। उसकी तैयारियों के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। उनकी प्रदेश प्रभारी आई हुई हैं और साथ ही जो प्रदेश प्रभारी वो भी आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रस्ताव उसमें कितनी दम है और उसके बेस पे भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचने वाली है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से मनेन्द्रगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा हैं, जो भाटापारा से लगातार पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से विधायक रहे हैं, 1998 से। शर्मा जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव है, मध्य प्रदेश का भी अनुभव है और अभी यहाँ पे भी आपने अपनी सरकार को 15 साल देखा। अभी भी आप विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार, जब पहले भी कांग्रेस की सरकार तब भी आप विधायक थे। क्या लगता है, आपकी पार्टी जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव को लाई है, तो जैसे आपकी सरकार के अंतिम कार्यकाल में आपने एक स्काई योजना लाई थी और जनता ने आपको उसी तरह हवा में उड़ा दिया था, तो क्या वैसी ही स्थिति होने वाली, अभी भी मुद्दों
को लेकर आपकी पार्टी की समझ वैसी ही है? माननीय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक प्रस्ताव आज की बैठक में पास किया है, इस प्रस्ताव में एक तरफ हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है, और वो धन्यवाद ज्ञापन है दुनिया में रिकॉर्ड कायम करने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए। और उस प्रस्ताव में प्रदेश सरकार की विफलता, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रदेश में आदिवासी वर्ग पे हो रहा अत्याचार, प्रदेश में किसानों की परेशानी, किसान की छत्तीसगढ़ की आर्थिक बदहाली, ये सारे प्रस्ताव हमने आज की कार्य समिति में पारित किए। और जहां तक आपने उल्लेख किया 2017-18 का कि स्काई की तरह क्या हवा में उड़ जाएगा, मैं मिश्रा जी खाली एक ही बात बोलूंगा कि जनता एक बार धोखा खाती है, बार बार धोखा नहीं खाती। काठ की हंडी चूल्हे पे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। धोखे से कांग्रेस को बहुमत मिल गया, और इसके बाद जो स्थिति कांग्रेस की होगी वो 2023 में आप स्वयं देख लेना। पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां लोग कांग्रेस की सरकार से पीड़ित ना हो। आज पूरा छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहलाता था, वो अपराध का गढ़ बन चुका है। हम दुष्कर्म के मामले में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अपहरण के मामले में रिकॉर्ड कायम हो रहा है, चोरी डकैती में रिकॉर्ड कायम हो रहा है, और दुनिया का कोई ऐसा अपराध नहीं है जो छत्तीसगढ़ में घटित ना होता हो। और एक प्रकार से पूरा ड्रग्स माफिया, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, कोकीन हो, शिवरतन शर्मा जी, अवैध शराब का व्यवसाय सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। जी शिवरतन शर्मा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा था क्योंकि आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया कि आपकी पार्टी की सरकार के समय में बलात्कार नहीं हुए क्या, जलियांवाला कांड, और उसके अलावा इतने सारे प्रकरण सामने आए। चाहे आप अपहरण की बात करें, उस समय भी प्रदेश में लोगों के अपहरण हुए, और उसके बाद यदि आप बात करें अपराध की, तो अपराध भी उस समय बहुत होता था। जहां तक बात ड्रग्स की और दूसरे अपराधों की है, वो भी उस समय चल रहा था। अचानक से तो 3 साल में ये सब चीज़ें उभर के सामने नहीं आई होंगी। आप भी समझ सकते हैं जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें आप बोल रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई, उनमें कितनी जमीनी हकीकत है। देखिए, आप 3 वर्ष पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लें, और अभी के 3 वर्ष में जो अपराध घटित हुए हैं इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। जमीन आसमान का अंतर है। आज दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पे। आज नाइजीरिया कनेक्शन ड्रग्स के मामले में मिल रहा है। इनके घोषणा पत्र में था कि सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। 3 साल हो गया, शराबबंदी का अता पता नहीं है। समिति क्यों बनाई गई ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के पीरियड में होता था, आप हमारी सरकार के पीरियड के बीते 3 साल का और इस सरकार के 3 साल के पीरियड की तुलना करके देख लें तो ये अपराध के मामले में बहुत आगे है। और इसका बड़ा कारण सिर्फ ये है कि आज जिले प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति पेमेंट बेस पे हो रही है, और जब एसपी और कलेक्टर की नियुक्ति शिवरतन शर्मा जी, वो अपराध को रोकने के बजाय नए नए तरीके धन कमाने का प्रयास करते हैं, और वो अपराध बढ़ने का कारण है। शिवरतन शर्मा जी, आप जो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ऐसी एक सरकार बता दीजिए, ऐसी एक सरकार के बारे में बता दीजिए जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है। आपकी पार्टी के ऊपर भी, आपकी पार्टी जब सरकार थी तब भी बहुत तरह के आरोप लगते थे कि आपकी पार्टी कार्यालय में किस तरह से जाके दूसरे लोग पैसे जमा करते, इस तरह के आरोप भी लगाए जाते थे। उनमें कितनी सच्चाई थी वो आप जानते होंगे, या कांग्रेस के सदस्य जानते होंगे जो लोग उस समय आरोप लगाते थे। रही बात आपने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों के बारे में क्या जनता, जैसा आपने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, तो 2003 में भी जो विद्याचरण शुक्ल जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, एनसीपी के माध्यम से जो चुनाव लड़ा था, जिससे आपकी पार्टी को फायदा हुआ, उसके बाद का भी जो इतिहास है वो भी आपको मालूम है कि आपकी पार्टी किन कारणों से सत्ता में आई। जो आपकी पार्टी के संगठन प्रभारी यहाँ पर शिव प्रकाश जी, उन्होंने भी साफ तौर पर जिस तरह से कहा था कि आप लोग जो जीते वो अपने बलबूते पे नहीं जीते, दूसरे की कमी से या दूसरे के घर में फूट से आप जीते।
आवाज नहीं आ रहा है यार, शिवरतन जी, आपको आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है तो आप बीच में कट गई थी, अभी आ रही। ठीक है, आवाज आ रहा है। शिवरतन जी, मेरा कहना है कि आपने जिस काट की हांडी की बात की, 70 सीटें किसी पार्टी की काट की हांडी चढ़ाने से नहीं आती हैं। और जो आपकी पार्टी के संगठन प्रभारी हैं शिव प्रकाश जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी 3 बार किन कारणों से जीती है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी की अपनी उपलब्धि नहीं है, आपको अपनी उपलब्धि अपनी मेरिट पे आना पड़ेगा सामने। ऐसा है आदरणीय मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार बनाई और 96 से लेकर 2019 तक 7 बार लोकसभा में हम हमेशा 7 से ऊपर सीट जीतते रहे। 7 से 11 से 10 सीट तक लोकसभा की हम जीतते रहे। तो जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक रूप से मिला है। अगर सकारात्मक सपोर्ट नहीं मिलता तो 96 से 2019 तक लोकसभा के चुनाव हम लगातार नहीं जीतते। और जहां तक आपने कहा कि भाई दूसरे कारण चुनाव जीते, एक चुनाव आदमी निगेटिव वोटों से जीतता है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। 2003 का चुनाव अजीत जोगी की सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश था, इसलिए हम चुनाव जीते। पर 2018, 2008 और 2013 का चुनाव पॉजिटिव वोट से हम चुनाव जीते और अपनी सरकार बनाए। और हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के हित में काम किया। और मैं जो बार बार आपसे बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना है, तो अपराध का गढ़ बनने के पीछे बड़ा कारण यह है, जिस प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति पेमेंट बेस पे होगी, तो पेमेंट बेस पे जब नियुक्ति होगी तो अधिकारी अपराध को रोकने का काम नहीं करेगा, अपराधी धन कमाई के नए नए रास्ते खोजेगा। जी शिवरतन जी, मैं आपकी सारी बात भी मान लूं यदि, तो भी आपकी पार्टी ने जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया उसमें आपने मोदी जी की उपलब्धियां बताई हैं, इस सरकार की जो कांग्रेस सरकार है उसकी कमजोरी बताई या उस पर आरोप लगाए। आपकी इस पार्टी ने 15 साल यहां पर शासन किया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2 बार आपने जो जनहित के काम किए उसके कारण आप जीते, जो अच्छी योजनाएं बनाई उसके कारण आपने चुनाव जीते। इसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है कि उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा? छोटा सा उत्तर चाहूंगा। ऐसा है, हमारा हर कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुआ है उस काम को जनता के बीच पहुंचाता है। और प्रस्ताव में सारी बात कर पाना, सम्मिलित कर पाना संभव नहीं होता। आज की तात्कालिक परिस्थितियों में केंद्र की सरकार ने जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया, कोविड के कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने गरीब जनता के हित में जो काम किए, उसके लिए चलिए, मेरी बात का उत्तर नहीं आया। मैं डॉक्टर विनय जायसवाल जी के पास जाना चाहूंगा। विनय जी, आपने शिवरतन शर्मा जी को सुना होगा, उन्होंने जो बातें की हैं और जो उनके राजनीतिक प्रस्ताव में बातें आपकी सरकार के खिलाफ की गई हैं और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका उत्तर दें। शिरीष जी, निश्चित रूप से जो शिवरतन शर्मा जी हैं हमारे वरिष्ठ विधायक हैं भाटापारा से लगातार, जैसा कि आपने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, कई बार जीते हैं, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता भी हैं। लेकिन आज जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो प्रदेश प्रभारी है पुंडेश्वरी जी, उनके अध्यक्षता में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही लचर और बेबस भारतीय जनता पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में दिख रही है। और जिस तरह का इतने सीनियर विधायक, इतने ज्ञानवान विधायक ने जो जवाब दिया है, वो कहीं से भी संतोषजनक उत्तर इन्होंने नहीं दिया है। आज माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2018 से शिरीष जी सत्ता संभाली है। आज इनको 2 साल चुनाव के बचे हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कराया, ये इनका राजनीतिक प्रस्ताव है। इनके पास छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। ये छत्तीसगढ़ के रोजगार के बारे में ये कोई बात ही नहीं कर सकते। शिरीष जी, आज माननीय जो हमारे शिवरतन शर्मा जी हैं, ये भी प्रस्ताव पारित कर देते ना कि किस तरह से जो कोविड का जो काल था कि जो कोरोना से जो इतने लाखों की संख्या में जो मृत्यु हुई, वो भी एक राजनीतिक प्रस्ताव में पारित होना चाहिए था। जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जब ये राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो इतनी जो मृत्यु हुई है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी हुई है, ये भी मैं बोलना चाहता हूं।
इसका भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित करना चाहिए था कि किस तरह से जो एक राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन जो करना चाहिए था, उस प्रबंधन में किस बुरी तरह से जो है जो देश की सरकार है, माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, वो फेल हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये करते हैं कि अभी जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए हैं, क्यों इनको श्रीश जी पूरी छत्तीसगढ़ की जो जनता है मात्र 14 सीट में विधानसभा के एक कोने में समेट के रख दी है। इसके बाद भी इनके जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लगातार इनकी जो लोलुपता है, पद लोलुपता है और जो सत्ता की लोलुपता है, जीभ लपलपा रहा है इनका कि कैसे 2 साल बीते और फिर हम दिग्भ्रमित करके कि अभी छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ में ये नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, यहां हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ एक प्रेम का गढ़ है, जो छत्तीसगढ़ एक सद्भावना का गढ़ है, जो छत्तीसगढ़ एक भाईचारे का गढ़ है, उसमें आज ये राजनीतिक प्रस्ताव करने की सी नौबत क्यों आ गई? आज बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है राइस बॉल है, धान का कटोरा है, तो यहां पर धर्मांतरण की बात कहां से आ गई? यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? अरे आप ये बोलिए कि 5,702 करोड़ रुपए जो हम लोगों ने न्याय योजना में जो किसान को पहले साल दिया, 4,542 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त जो किसानों को हमने दूसरे साल में दिया। गोधन न्याय योजना में हमने चरवाहा, पशुपालक, गोबर बीनने वाले जो निर्धन लोगों को उनको रोजगार के अवसर पैदा किए, गौठानों का निर्माण किए, नरवा गरवा गुरुआ बारी से हमने जो छत्तीसगढ़ का जो एक इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको मजबूत करने का काम किया। इन सब बातों को करिए ना, इनके पास कोई वो नहीं है। ये 15 साल सत्ता में थे श्री जी, में इसलिए थे कि एक तो हमारे जो माननीय जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनकी गलतियों का इन्होंने फायदा उठाया। इसके बाद लगातार इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करके रखा कि हम धान का बोनस देंगे, और चुनाव के समय में 2 बार छोड़ के, 15 साल में 2 बार छोड़ के आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब बोनस दिया? आज हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, इस बार रिकॉर्ड पूरे देश में ऐतिहासिक क्रांतिकारी 1,05,00,000 मीट्रिक टन का धान खरीदी करने का लक्ष्य हमने रखा है। 22 लाख किसानों का पंजीयन पिछले बार हुआ। इस बार हमारी जो क्षमता है कि हम 25 लाख किसानों का पंजीयन करके हम अपने किसान अन्नदाताओं को उनके पॉकेट में सीधे पैसा डालने का काम करें। श्रीश जी, बोलना एक अलग बात है। आज पुंडेश्वरी जी इनकी जो राष्ट्रीय जो इनकी जो प्रभारी है, यहाँ छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है, उन्होंने इनको साफ कह दिया है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आज रमन सिंह 15 साल काम किए, 15 साल इनकी सत्ता थी। एक चीज को ये नहीं रख रहे कि रमन सिंह ने ऐसा कौन सा काम किया कि हम इनको बता सके कि 15 साल में ये काम हुए और 3 साल में देखिए छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच गया। ये शराबबंदी की बात करते हैं। अरे शराबबंदी का भी वादा हमने किया है, लेकिन आपके जैसा नहीं कि नोटबंदी जैसा आपने एक रात में उसको लाके पूरी तबाही मचा दी देश में। वैसा हम कोई किसी के ऊपर जो जनता के ऊपर कुठाराघात नहीं करने वाले हैं। पूरे योजनाबद्ध तरीके से लोगों का रिहेबिलिटेशन करके, रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के, लोगों की शराब की लत छुड़ा के, जब लगेगा कि यहां शराबबंदी करनी है उस समय शराबबंदी भी करेंगे। हमने राजनीतिक समिति बनाई, हमने सामाजिक समिति बनाई। एक भी राजनीतिक समिति जो बनाई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी रखे हैं, आप बताइए कितनी समितियों की बैठक कितने बार इन्होंने? इनके पास कोई जवाब नहीं है श्रीश जी, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। विनय जी, जिन मुद्दों का आपने उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उभार रही है, उनसे निपटने के लिए आपकी पार्टी की क्या योजना है? बहुत संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा मैं। श्री जी, माननीय भूपेश बघेल जी का चेहरा, माननीय भूपेश बघेल जी के जो 3 साल के काम, आगामी 2 साल में कार्य योजनाओं का जो क्रियान्वयन, ये हमारे पास है। हमारे पास किसान को हम कैसे मजबूत करें, ये बात हमारे पास है। किसान को हम 2,500 रुपए दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में 2,800 रुपए, क्रांतिकारी कदम होगा ये। 2,800 रुपए हम जो किसानों का जो धान का समर्थन मूल्य देंगे। ये किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? ये किस मुंह से जनता के सामना करेंगे? श्री जी, ये बोलते रहे, इनको जो बोलना है बोलते रहे। इनकी जो पुंडेश्वरी जो है, इनकी जो प्रभारी है, राज्य की जो प्रभारी है, ये बोलती है कि कांग्रेस के लोगों को थूक में बहा देंगे। ये इस तरह की भावना है। वो बात तो खैर पुरानी हो गई है। अभी शिवरतन शर्मा जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने 2000 से 2003 के बीच एक जमीनी लड़ाई लड़ी थी, और उस समय आपकी पार्टी के बड़े जो नेता थे वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में अजीत जोगी जी की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और उनको आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन इन 3 सालों में ये देखा गया कि आपकी पार्टी जन आंदोलनों को रूप नहीं दे पाई,
और जिन मुद्दों को आपकी पार्टी उठाती है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनको एक जनता का मुद्दा नहीं बना पाई, यदि वो मुद्दे हैं तो, और यदि नहीं है तो भी पार्टी अपने मुद्दे नहीं खड़े कर पाएगी जिससे जनता को एड्रेस कर सके। जैसा कि विनय जायसवाल जी ने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो किया है वो आपकी पार्टी के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आप अगले चुनाव में किस आधार पर जाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव की बात की, लोकसभा चुनाव आप मोदी जी के नाम पर उनके चेहरे पे लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या नीति होगी जिसके आधार पर जनता आपकी पार्टी को चुनेगी, और नेता कौन होगा। जैसा कि पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि अभी कोई फेस नहीं है। मिश्रा जी, जहां तक जमीनी स्तर पर लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लगातार लड़ रही है। हमने प्रदेश स्तर पर बड़े कार्यक्रम भले नहीं किए, पर हमने अभी टारगेट किया है अपने संगठन की दृष्टि से अपने मंडल को, विधानसभा के मुख्यालय को, और विधानसभा के मुख्यालय के स्तर पर किसानों के मुद्दे को लेकर हम 4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो करप्शन किया वो प्रत्येक राशन दुकान से लेकर के हम प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। निकट भविष्य में हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। और जहां तक डॉक्टर विनय जायसवाल ने एक बात की कि सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से विनय जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भगवा झंडे को जो अपमानित किया गया उसके पक्ष में है वो? एक बात, कोई मुद्दा नहीं। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISI से की या बोको हराम से की, मुद्दा केवल इनके पास एक है, इन्होंने टूल किट बनाया है कि कैसे हम और जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं, वर्धा का जो कांड इन्होंने किया है लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति को ये बनाना चाहते हैं। इनके पास किसान का मुद्दा नहीं है, इनके पास छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को एक मुद्दा बनाया करते थे, लेकिन आज माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी ने रामगमन पथ और पूरे देश में माता कौशल्या का मंदिर बना के इनके उस मुद्दे को जो गुब्बारा था उसको खुद कर दिया है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। श्री जी घर से लग चुका है। आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात को बोलना चाहता हूं कि पूरे देश में सरकारों ने केवल 2 मंदिर बनाया है। पूरे देश में सरकारों ने 2 मंदिर बनाया है। एक सोमनाथ का मंदिर माननीय पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने बनाया था, और दूसरा माता कौशल्या का मंदिर सरकार ने बनाया है। वो छत्तीसगढ़ के सरकार में माननीय यशस्वी भूपेश बघेल ने बनाया है। एक भी आप उदाहरण दे दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। चलिए, चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो गति है और जिस तरह के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जिस तरह से किसानों के लिए और बाकी वर्ग के लिए काम कर रही, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान देने का काम कर रही, जिस तरह से लोगों के जेब में पैसे डालने का काम कर रही ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम यहाँ का मार्केट जिस तरह से उठा था, तो उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत काम करने की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव की बात हो, चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो सामने आ सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।